नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। लाल डायरी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य स्तर पर भी विफल रहे। वे यहाँ विपक्ष में हैं, लेकिन वे यहाँ भी विफल रहे। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी सत्ता में भी विफल रही है और सत्ता में है जहां वहां भी विफल रहे। उन्होंने कहा कि अब कुछ बचा नहीं कहने के लिए आपसी झगड़ों में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह बातें फैलाना बीजेपी का पुराना काम है। देखिए, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहां भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनका बचा नहीं कहने के लिए आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है, सदन के अंदर, सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले, ये भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ओलंपिक को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ओलंपिक का आयोजन करेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए तैयारियां भी चल रही हैं। भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और हम इसका बड़ा और भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में पीएम मोदी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है और हमारे खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। भविष्य में ओलंपिक्स का आयोजन करेगा और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तैयारियां चल रही हैं और जब सही समय आएगा आपको सही खबर और अच्छी खबर भी सुनाएंगे। लेकिन भारत ओलंपिक का आयोजन करना चाहता है और बड़ा भव्य आयोजन करेंगे, क्योंकि भारत ने खेलों के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है और आहिस्ता आहिस्ता हमारी फेडरेशन में भी आप देखेंगे बहुत तेज़ी के साथ हम बदलाव भी कर रहे हैं। उनमें और पारदर्शिता और जवाबदेही आ रही है और उसमें और प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म, ये टैप जब मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। भारत भविष्य में। वहीं रांची में बीजेपी की बैठक में हिस्सा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता की नियुक्ति पर बोलते हुए कहा कि इस पर विधायकों से राय ली गई है। संभवतः 2 से 4 दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। मंथन ने हमारे यहाँ तो 1 मिनट में होता है जी। अभी तो हम लोगों ने पूरे कल का पार्लियामेंट असेंबली है, उसके बारे में घंटों मीटिंग चली। हमारे अध्यक्ष भी और नेता भी विधानमंडल दल के हैं, बाबूलाल जी, उसके बारे में ज्यादा चला। और इंडिविजुअल हम सब लोगों से गपशप किए हैं। पुराना आदमी हूँ, यहाँ आया हूँ, सारे हमारे पुराने नए कार्यकर्ता थे, सबसे गपशप किया हूँ, बातचीत किया हूँ, अच्छा लगा। रायशुमारी में क्या लगा? रायशुमारी में बहुत अच्छे हैं जी, जो भी होगा अच्छा होगा। ज्यादा मत एक ही आदमी के पक्ष में था या अलग अलग के? नहीं भाई, मत नहीं होता है, यहाँ मन होता है, इसलिए मत नहीं मन है। मन में सब लोग कहे कि जहाँ जिसको कहें चाहेंगे उसको करें। बस आगे असेंबली खत्म हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। 5 दिन के बाद, 4 तारीख के बाद, 2-3-4 दिन। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे सारे संगठन के लोग हैं, माननीय वाजपेयी जी हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के गुरुवार को राज्य के दौरे पर होने वाले कार्यक्रम से उनका भाषण हटा दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से अशोक गहलोत को जवाब देते हुए कहा गया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यालय ने ही जानकारी दी थी कि वे आएंगे ही नहीं। पीएमओ के जवाब पर अब एक बार फिर से अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके कार्यालय ने मेरे ट्वीट पर संज्ञान लिया, लेकिन संभवतः उन्हें भी तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया। हमें बताया गया, प्रोग्राम आ गया बन के मिनट, उसके अंदर मुझे बोलना था। अचानक रात को
उन्होंने उनके लिए करवा दिया कि नहीं, उनकी स्पीच नहीं है। ये फेडरल जो संघीय ढांचा देश का है, जिसमें राज्यों में जो काम होते हैं, इवन नेशनल हाईवे भी क्यों नहीं हो, उसके अंदर भी कई काम पर करने पड़ते, पीडब्ल्यू करने पड़ते हैं। नेशनल हाईवे मिलके काम करते था ना, कई बनाने में कई प्रक्रिया भी होती है, लंबी बात है। मैं कहना चाहूँगा कि ये तरीका अच्छा नहीं है। पहली बार मैं देख रहा हूँ, पिछले 50 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्र सरकार की योजना होती है राज्यों में, उनको कहते हैं CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और 90-10 होती थी, 90% केंद्र का, 10% स्टेट का। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया को लेकर गुरुवार को निशाना साधा और इसे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और उसके सहयोगियों का नया पैतरा करार दिया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि यूपीए के कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया है, लेकिन जनता इनका एक बार फिर से वही हाल करेगी जो पहले किया था। कांग्रेस आज देश की सबसे बड़ी दिशा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। इन दिनों कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने एक नया पैंतरा चला है। ये पैंतरा है नाम बदलने का। पहले के जमाने में कोई पीढ़ी, कोई कंपनी अगर बदनाम हो जाए, उसके फ्रॉड करने वाली कंपनी का चिट्ठा निकल जाए, तो तुरंत वो कंपनी वाले नया बोर्ड लगा करके अपना कारोबार शुरू कर करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं और नाम बदल करके लोगों को मूर्ख बना करके अपना धंधा पानी चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया, ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। मैं आज राजस्थान की धरती से देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। पहले भी ये तो INDIA के नाम से आए हैं, लेकिन पहले इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था। आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया,
और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए, उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सिमी बन गया पीएफआई, यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। वही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया विपक्ष की एकता पर एक बार फिर हमलावर हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो दल एक दूसरे से नफरत करते थे, एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे, आज एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे, वे सब अब एक कुटुंब की तरह इकट्ठा हो गए हैं। हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, बीजेपी पर है। देश की जनता तीसरी बार बीजेपी की प्रचंड सरकार बनाएगी। जिनकी विचारधारा में अपवित्रता हो और जिनके दिल काले हों, वही लोग आज ये प्रदर्शन देश भर में कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य है कि जो सोच और विचारधारा जिसे स्पष्ट रूप से देश की जनता ने पूर्ण रूप से रिजेक्ट किया है, वही सोच और विचारधारा विपक्ष बार बार प्रस्तुतिकरण कर रही है। जिस देश में विकास और प्रगति के नए ऊंचाइयां प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश छू रही है, भारतीय जनता पार्टी की सोच और विचारधारा जनसेवा, जन कल्याण और गरीब कल्याण। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। राघव चड्ढा ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद से संसद में कोई विधेयक पेश नहीं किए जाते, लेकिन हम देख रहे हैं कि कई विधेयक संसद में पेश और पारित किए गए हैं। मैं अध्यक्ष से अपील करता हूं कि अब लोकसभा में कोई विधायी कार्य नहीं होना चाहिए। इंडिया ब्लॉक का एक प्रतिनिधिमंडल मणिपुर के लोगों को समर्थन प्रदान करने और उनके साथ एकजुटता दिखाने की आशा के साथ मणिपुर का दौरा करेगा। मणिपुर वायरल वीडियो मामले को 85 दिनों के बाद सीबीआई को सौंपने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। संसदीय परंपरा, कानून, रूल्स, प्रैक्टिस, प्रोसीजर ये बताते हैं कि जब भी अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में जमा कराया जाता है और उसको स्वीकृति मिल जाती है माननीय सभापति द्वारा, माननीय स्पीकर द्वारा, तो कोई भी लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी कि कोई भी विधेयक या बिल सदन के भीतर नहीं लाया जाता, उस पर मतदान नहीं किया जाता जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। ये दुखदाई है और ये सीधे तौर पे वायलेशन है संसदीय परंपरा का, संसदीय रूल्स प्रोसीजर्स का, संसदीय कानून का। और मेरी अपील रहेगी केंद्र सरकार से और सभापति जी से कि कृपया कर जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन का फैसला नहीं हो जाता, उस पर बहस, चर्चा और मतदान नहीं हो जाता, तब तक कोई लेजिस्लेटिव बिजनेस ट्रांजैक्ट नहीं होना चाहिए लोकसभा में। देखिए, संसदीय परंपरा का वह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बाघीच का मणिपुर हिंसा को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मणिपुर वायरल वीडियो और दूसरी घटनाओं में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई मणिपुर में शांति और समन्वय स्थिति बहाल करने के लिए किया जा रहा है और मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए समय काम किया जा रहा है। There have been a media report recently of some different things, but look, I will limit myself to what I've actually seen, the statements. I think there was a statement by the deputy spokesperson. Was it? Yes, I think so. Right. Let me just mention. Let me
take you to Manipur perspective first. As you are aware, this is a matter on which our authorities, particularly the viral video and that incident as you mentioned, but other incidents also, on which our authorities are taking action to bring the perpetrators to justice and restore peace and normalcy in Manipur. We have seen those comments that you referred to by the US State Department, I think it's July 25th, which also acknowledge the same. So there's वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर जमकर हमला किया है। उन्होंने टीएमसी पर हमला करते हुए कहा कि ममता समाज को विभाजित करने की राजनीति करती हैं। अपने बयान में शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बीजेपी का काम समाज को जोड़कर रखना है, जबकि टीएमसी का काम विभाजन करना है। वे किसी को बोलते हैं आप सनातनी नहीं है, कुकर्मी को बोलते हैं कि आप एसटी को स्टेटस दे रहे हैं, एसटी को बोलते हैं कि कुर्मी आपके खिलाफ है। ममता बनर्जी समाज को विभाजित करने की राजनीति करती हैं और बीजेपी समाज को जोड़ने का काम करती है। বিজেপির কাজই হচ্ছে সোসাইটিকে যুক্ত করো, বিযুক্ত করো নয়। আর সোসাইটিকে বিভাজন উনি করেন। উনি জনজাতিদের মধ্যে কাউকে খ্রিস্টান মিশনারি দিয়ে ভাগ করেন, কাউকে বলেন সারি সারনা ধর্ম, কাউকে বলেন তোমরা সনাতন নয়, আবার কুর্মীদের বলেন তোমরা এসটি স্ট্যাটাস দাবি করো, দিয়ে দিচ্ছি, লিখেও দেয়, আবার প্রত্যাহারও করে নেয়। আবার এসটিদের ডেকে বলে কুর্মীরা চাইছে তোমরা কুর্মীদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ো। পাহাড়ে উনি পাহাড় যেহেতু উনাকে ঘৃণা করে ভোট দেয় না, লেপচা ভুটিয়া এসব করে মোট 11টা বোর্ড তিনি তৈরি করেছেন। তিনি নমশূদ্র বোর্ড তৈরি করেছেন, তার কোনো ফাংশন নেই। মতুয়া সমাজ থেকে নমশূদ্রকে বাদ দেওয়ার জন্য তিনি মতুয়া মহাসংঘকে বিভাজিত করার জন্য মমতা বেলা ঠাকুরকে দিয়ে আলাদা মতুয়া মহাসংঘ তৈরি করেছেন। বিজেপির কাজই হচ্ছে সোসাইটিকে যুক্ত করো, বিযুক্ত করো নয়। আর সোসাইটিকে বিভাজন উনি করেন। উনি জনজাতিদের মধ্যে वहीं फिरोजाबाद में थाना शिकोहाबाद क्षेत्र के एटा चौराहे पर होर्डिंग लगाने समय 11,000 लाइन से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। एक व्यक्ति इसमें झुलस गया है। होर्डिंग में निकल रहे लोहे के तार के चलते ये हादसा हुआ। 11,000 वोल्ट लाइन के करंट से युवक की झुलसने से मौत हो गई, जबकि दूसरा झटका लगकर काफी दूर गिर गया, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि वो भी गंभीर रूप से झुलस गया है। केबिल की बगल में इसने हमने मना किया भैया मत लगाओ मत लगाओ, तो इसने बोला कि भैया बस ये बैनर लास्ट बैनर रह गया है लगा के अभी चलेंगे। तो वो बिजली का तार था, उसमें लोहे वाला बैनर होता है उसमें टच हो गया, हम दोनों चिपक गए। ये देखो हम भी जल गए। तो हम दूर जाके फेंके, तो हमने फिर वो उठाया लकड़ी का फंटी, फिर आयुष के मारा, तब आयुष जाके फेंका, तब हम गोद में रख के नीचे लेके आए। वहीं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में जसराना थाना क्षेत्र के गांव बिलासपुर में सतपाल यादव की पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना मुस्तफाबाद शिकोहाबाद रोड गांव के दिहुली की है। जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये शिकोहाबाद मुस्तफाबाद मार्ग है। यहाँ पे एक गांव बिलासपुर है, उसके पूर्व प्रधान सतपाल सिंह जी थे। उनको आज अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है। और ये जो दिल्ली मोड़ है, यहीं पे आज बाइक से जा रहे थे, उस समय इनके पर अटैक हुआ। सूचना पे तत्काल हम लोग मौके पे आ गए। इनकी डेड बॉडी हम लोग ने मोर्चरी भेजी है। और बहुत सारे इस पूरी घटनाक्रम में बहुत सारे एंगल निकल के आए हैं। हमारी 4 टीमें इस पर काम करना शुरू कर दी है और बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा करेंगे। सर वो हमलावर किस पे थे सर, कुछ पता लगा? देखिए उनके बारे में अभी बहुत ठोस कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जब कोई बहुत ही कंक्रीट हमारे पास कोई एविडेंस के साथ कोई बात निकल के आई वो हम। पूरे देश में नई शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के चलते जगह जगह बड़े स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर नई शिक्षा नीति के प्रति लोगों को जानकारी दी जा रही है। और इसी क्रम में कानपुर देहात में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। केंद्रीय विद्यालय के सभागार कक्ष में प्रेस वार्ता का आयोजन केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार राय के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य सुमन कुमार भी मौजूद रहे। साथ ही लोगों को नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी इस दौरान दी गई।
रियली आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे हो रहे हैं, तो सामान्य जनता को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताने के उद्देश्य से इसकी क्या अच्छाइयाँ हैं और किस तरह हमारे समाज को बहुत अच्छे तरीके से चेंज करने जा रहा है, इसके लिए प्रेस वार्ता आयोजित किया। पुरानी पॉलिसी में और नई पॉलिसी में कितना अंतर है, डिफरेंट मानते हैं, कितना बच्चों के लिए बेहतर है? बिल्कुल सही बात है। रियली हम ये नहीं कहते पुरानी पॉलिसी अच्छी नहीं थी, लेकिन समय जब बदलता जाता है तो हमारी आवश्यकताएं चेंज होती जाती हैं, हमारे सोचने का तरीका चेंज होता जाता है। तो 21वीं सदी के भारत को लेकर के इसके नागरिक, इसका उद्देश्य है कि आम जनमानस तक हम लोग ये आवाज़ पहुंचाएं कि जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है उसके जो अच्छे फीचर्स हैं वो बच्चों को मालूम हो, पेरेंट्स को मालूम हो, समाज को मालूम हो, ताकि लोग अपने बच्चे स्कूल तक पहुंचाएं और उनको शिक्षित करें। पिछली जो नीति थी वो काफ़ी दिन तक चली। वहीं शाहजहांपुर की सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल को रिश्वत लेने का जो वीडियो है लेखपाल का वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि राजकमल लेखपाल हैं जिनका रिश्वत लेते हुए वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी होने पर एसडीएम सदर सौरभ कुमार ने संबंधित लेखपाल का विभाग बदल दिया है। मामले की जांच तहसीलदार चमन सिंह को सौंप दी गई है। एसडीएम सौरभ कुमार ने बताया कि राजकमल पर पहले से ही दाखिल खारिज के मामले में जांच चल रही है। नया मामला आने के बाद उनका पटल बदल दिया गया है। मामले की जांच तहसीलदार सदर को सौंप दी गई है। 1000 रुपये लिए मैडम दिया है तो 1000 रुपये। वहीं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिलाओं को उनके विधिक अधिकारों के साथ सरकार से मिलने वाली अलग अलग योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपर जिला जज उमाकांत कहार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानून सलाह देने के साथ साथ महिलाओं को संरक्षित करने का काम करता है, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और दूसरे मामलों में कानूनी सहायता दी जाती है। आज के कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था कि सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैं सब लोगों को जागरूक कर सकूं, महिलाओं को और साथ साथ पूरे परिवार को, क्योंकि ये जो मिशन है ये पूरे परिवार का होता है, सिर्फ एक महिला का नहीं है। क्योंकि महिला जागरूक होगी तो वो पूरे परिवार को करेगी, ये हमें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए। खास करके जो यंग गर्ल्स होती हैं तो पहले उसके अभिभावक ही घर में उनकी शिक्षा देते हैं। तो मुख्यतः इसमें यही बताया गया कि अगर इरेगुलर ब्लीडिंग होती है तो इसको नज़रअंदाज न करें। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय जनपद न्यायाधीश तरुण सक्सेना के दिशा निर्देशन में महिला अधिकारों के हितों के संरक्षण के संबंध में एक शिविर का आयोजन आज सदर तहसील रायबरेली में आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों से आए हुए। वहीं अलीगढ़ के थाना कवारसी क्षेत्र के पटवारी पुलिस चौकी स्थित मौलाना आजाद नगर में दिन निकलते ही लोगों में उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब किराए के मकान में रह रहे पति पत्नी के बीच मामूली कहासुनी के चलते पति ने अपनी पत्नी के शरीर पर धारदार खुरपे से ताबड़तोड़ वार कर दिया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्यारे पति को आला कत्ल सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उच्च अधिकारियों को घटना को लेकर आरोपी पति से पूछताछ की जा रही है। मियां मेरे खूब खाना वाना खाते सोए, खूब टहले सकते पूरे रात भर में, और पता नहीं किस टाइम क्या घटना करी है, हमें कोई जानकारी। अच्छा, आपको आज सुबह थाना कुवारसी के अंतर्गत नंगला पटवारी चौकी के मौलाना आज़ाद नगर के गली नंबर 2 में पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति आसिफ सन ऑफ माशूक अली द्वारा अपनी पत्नी हिना को खुरपी से वार करके मार दिया है। इस सूचना पे तुरंत पुलिस मौके पे पहुंची तथा मौके से ही आरोपी आसिफ सन ऑफ माशूक अली को मैं आला कत्ल खुरपी के गिरफ्तार किया है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।